अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल मोहतरमा रुखसाना मुमताज़ साहिबा ने पूछा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पित्ते की पथरी और उस पित्ते की सर्जरी के बारे में कुछ अहम मालूमात दूंगा। सबसे पहले तो पित्ते के बारे में जानिए कि पित्ता होता क्या है। पित्ता एक इंसानी जिस्म का उज़्व है जिसमें एक मादा स्टोर होता है जिसको बाइल कहा जाता है। ये बाइल जिगर में प्रोड्यूस होता है, जिगर से ये बाइल बनता है, वहाँ से रिलीज़ होता है, रिलीज़ होकर ये पित्ते को गॉल ब्लैडर कहा जाता है इंग्लिश में, पित्ते में आ जाता है। पित्ते में ये स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। इस बाइल का काम फैट्स को एब्जॉर्ब करना है, फैट्स को डाइजेस्ट करना है। देखिए, जब हम खुराक लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और उसमें फैट्स भी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, सलाइवा से हो जाती हैं, गैस्ट्रिक जूस से हो जाती हैं, एसिड से हो जाती है। जो हमारे मैदे में तेज़ाब है वो डाइजेस्ट कर देता है। लेकिन अगर ऐसी खुराक से प्रोटीन्स ज़्यादा हों या फैट्स ज़्यादा हों तो उसके लिए अल्लाह ने इजाफी तौर पर यह मैकेनिज़्म बनाया है कि मैदे में मौजूद एंजाइम्स और तेज़ाब के अलावा लबलबा भी अपनी सक्रीशंस खारिज करता है और ये जिगर भी बाइल बनाता है जो कि पित्ते में स्टोर होता है। पित्ते में स्टोर होने के बाद जब चिकनाई वाली खुराक छोटी आंत में आती है तो सिग्नल जाता है, तो सिग्नल जाने के नतीजे में पित्ते की तरफ सिग्नल जाता है और पित्ते से ये स्टोर बाइल रिलीज़ हो जाकर छोटी आंत में आ जाता है जहाँ पर ये डाइजेस्ट कर देता है फैट्स को और इस पर जो फैट सोबल वाइटामिन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और जो अहम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजीज याद रखिए। एक, जैसे मैंने बताया कि पित्ता, इसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। पित्ते से नीचे जो नाली निकलती है उसको पित्ते की नाली या सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। तो अब ये टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है। सिस्टिक डक्ट यानी पित्ते की नाली और कॉमन बाइल डक्ट, जो सिस्टिक डक्ट आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। ये बाइल जिगर कोलेस्ट्रॉल से बनाता है और अगर ये बाइल क्रिस्टलाइज हो जाए या ये कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इसको कोलिलिथियासिस कहा जाता है। अब ये पित्ते में एक पथरी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा पथरियाँ भी हो सकती हैं। एक पथरी बड़े साइज़ की भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर 1 इंच तक भी पथरी का साइज़ जा सकता है और एक से ज़्यादा छोटी बड़ी पथरियाँ भी हो सकती हैं। अमूमन बहुत सारे केसेस में ये हार्मलेस होती हैं। गॉल ब्लैडर पित्ते में पथरियाँ मौजूद होती हैं लेकिन वो किसी किस्म का दर्द पैदा नहीं करती, किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन अगर पथरी का साइज़ बढ़ जाए या वो पथरी अपनी जगह से हिलकर पित्ते की जो नाली है उसमें चली जाए जिसके नतीजे में पित्ते की सोजिश हो जाती है तो उससे फिर काफ़ी दर्द पैदा हो जाता है। पित्ते की सोजिश को कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। इसमें जो पित्ते की वॉल है यानी दीवार है वो भी मोटी हो जाती है, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है और ये जो पेन है ये रिकरेंट भी हो सकती है, वक्फे वक्फे से भी हो सकती है और लगातार भी हो सकती है। आमतौर पर लोग हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पेन किलर्स उनको लगा दिए जाते हैं जिससे वक्ती तौर पर आराम आ जाता है। अब ये कोई मुद्दत इसकी मुअय्यन नहीं है, बाज़ लोगों को साल में 1 या 2 दफ़ा भी हो जाती है, बाज़ लोगों का दौरानिया इससे कम या ज़्यादा भी होता है। बहरहाल इस बारे में सर्जन से रब्ता करना चाहिए और सर्जन के मशवरे पर अमल करना चाहिए। सर्जन आपकी प्रॉपर तशख़ीस करवाएगा और मैं अभी बताऊंगा आपको कि वो तशख़ीस कैसे की जाएगी। तशख़ीस होने के बाद सर्जन इस बुनियाद पर कि पथरी का साइज़ क्या है और पथरी की लोकेशन क्या है, वो पित्ते में मौजूद है पथरी या वो पित्ते से हिलकर निकलकर पित्ते की नाली में आ गई है या आगे कॉमन बाइल डक्ट में आ गई है, उसकी लोकेशन की बुनियाद पर यह फैसला करेगा कि क्या पित्ता निकालना है या पित्ता निकालना अभी ज़रूरी नहीं है। पित्ते की सोजिश के अलावा नाली ब्लॉक हो जाने की सूरत में यरकान यानी जॉन्डिस भी हो सकता है और इसके अलावा पेंक्रियाटाइटिस यानी लबलबा की सोजिश भी हो सकती है। और अगर सिस्टिक डक्ट में पथरी चली गई है या कॉमन बाइल डक्ट में पथरी चली गई है तो फिर तो सर्जरी तकरीबन लाजमी हो जाती है। अब कोलिलिथियासिस यानी पित्ते में पथरी से जो दर्द होता है ये एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। इसकी तशख़ीस के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें आपका ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है। इस ब्लड टेस्ट में आपका CBC भी होगा
اور خاص طور پر LFTs بھی یعنی لیور فنکشن ٹیسٹ بھی ہوں گے، جس میں ALT ہوتا ہے، AST ہوتا ہے، بلی روبن ہوتا ہے اور دوسرے مارکرز لیور فنکشن ٹیسٹ کے مارکرز شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر سے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ لگے گا کہ آپ کے پتے میں پتھریاں کتنی تعداد میں موجود ہیں، پتھریاں موجود ہیں بھی کہ نہیں ہیں، پتھری کا سائز کیا ہے، پتھری کی لوکیشن کیا ہے، اور جو پتے کی نالی ہے کیا وہ اپنی نارمل حالت میں موجود ہے یا ڈائلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ پتھری ہے وہ پتے کے اندر موجود ہے یا وہ آگے پتے کی نالی میں یا کامن بائل ڈکٹ میں جا چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی تشخیص ڈائگنوسس الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہوگی۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے 2 رپورٹس مختلف قسم کی آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہوگی۔ تو پہلی رپورٹ کو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے، جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے پنک میں، گال بلیڈر پہ، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، صرف گال بلیڈر جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس پر توجہ دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اے اسٹون سائز 1.1 سینٹی میٹر از سین، یعنی یہ صاحب جو کہ میل ہیں، 45 سال ان کی ایج ہے، اور ان کے گال بلیڈر پتے میں ایک پتھری موجود ہے جس کا سائز 1.1 سینٹی میٹر ہے۔ تو نیچے اگر آپ امپریشن دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کولیلیتھیاسس، تو اس کی بنیاد پر نیچے لکھا ہوا ہے کہ کولیلیتھیاسس یعنی پتے میں پتھری موجود ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وال تھکنس از نارمل، یعنی پتے کی سوزش اس الٹرا ساؤنڈ میں رپورٹ نہیں کی گئی۔ اس میں کولیلیتھیاسس تو رپورٹ کیا گیا ہے لیکن کولیسسٹیٹس رپورٹ نہیں کیا گیا۔ اب آتے ہیں ایک اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کی طرف۔ اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ان صاحب کی ایج ہے 55 ایئرز، اور اس میں بھی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں پورشن اس پہ آپ غور کریں تو گال بلیڈر کے آگے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ملٹیپل سٹونز آف سائز 2.4 سینٹی میٹر آر سین، یعنی اس کو بھی کولیلیتھیاسس ہے۔ اس کے پتے میں ایک سے زیادہ پتھریاں موجود ہیں اور جن کا سائز 2.4 سینٹی میٹر ہے۔ آگے غور کریں، آگے لکھا ہے وال تھکنس از انکریزڈ، یعنی اس کے پتے میں سوزش بھی ہے، جو نیچے بھی لکھا ہوا ہے کولیسسٹیٹس ود کولیلیتھیاسس، اور بڑے سٹونز کے ساتھ کچھ چھوٹے سٹونز یعنی ٹائنی سٹونز آر آلسو سین ان دا نیک آف دا گال بلیڈر، یعنی گال بلیڈر سے آگے جو پتے کی نالی ہے وہاں پہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سٹونز موجود ہیں۔ اگر آپ گال بلیڈر سے اوپر ذرا دیکھیں تو لکھا ہوا ہے CBD is dilated 1.1 سینٹی میٹر، یعنی جو کامن بائل ڈکٹ ہے، آگے جو نالی ہے پتے کی نالی سے آگے جو کامن بائل ڈکٹ ہے وہ بھی ڈائلیٹڈ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پتھری آگے نالی میں جا چکی ہو جس کی وجہ سے شدید درد پیدا ہو رہا ہو، اور یہ لکھا ہے کہ ڈسٹل اینڈ آف CBD obscured by bowel gases۔ اس رپورٹ میں الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ریڈیولوجسٹ کو گیسز کی وجہ سے صحیح طور پر یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کامن بائل ڈکٹ کے ڈسٹل اینڈ میں، یعنی وہ پورشن، وہ حصہ نالی کا جو چھوٹی آنت میں جا کے کھلتا ہے، وہاں پر پتھری موجود ہے کہ نہیں۔ اس کیس میں تشخیص کے لیے، ڈائگنوسس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ ایبڈومن کا CT اسکین بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا پتا ریموو بھی کر دیا جائے، نکال بھی دیا جائے، تب بھی آپ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ پتے کا کام صرف بائل کو سٹور کرنا ہے اور اس کو کنسنٹریٹ یعنی گاڑھا کرنا ہے۔ اگر پتا موجود نہیں ہوگا تو بائل نے بننا جگر میں ہے، اور بائل کا کام چھوٹی آنت میں موجود غذا میں جو فیٹس ہوتے ہیں ان کو ہضم کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر درمیان میں سٹور کرنے کے لیے پتا موجود نہیں ہے تو جگر سے بننے والا بائل آہستہ آہستہ ٹپکتا رہتا ہے انٹسٹائن میں۔ تو انٹسٹائن میں کچھ نہ کچھ بائل پھر بھی ہر وقت موجود ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ کنسنٹریٹڈ نہیں ہوتا، لیکن فیٹس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بائل پھر بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ بائل کا سٹول سے تھوڑا سا زیادہ اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پتے کے اخراج کے بعد یا اس کی سرجری ریموول کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ ترجیح دیں ہیلدی ڈائٹ کو اور بیلنسڈ ڈائٹ کو،
और शुरू के कुछ अरसे में ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा से परहेज़ करें। उसके बाद आप अपनी एक नॉर्मल ग़िज़ा दोबारा से शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 10% लोगों को डायरिया भी हो जाता है, लेकिन ये डायरिया कुछ अरसे बाद सेटल डाउन हो जाता है। ये ऑपरेशन दो तरह से किया जाता है, एक जिसको हम ओपन सर्जरी कहते हैं, दूसरा जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। याद रखिए कि हर सर्जन लेप्रोस्कोपिक सर्जन नहीं होता और ना ही हर केस, हर पित्ते के रिमूवल लेप्रोस्कोपी के जरिए की जा सकती है। लेप्रोस्कोपी एक टाइप है सर्जरी की जिसमें छोटे छोटे 2-3 कट लगाकर पित्ते को निकाल लिया जाता है। बहुत सारे सर्जन जो कि एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, वो अगर आपको ये यकीन दहानी भी कराएंगे कि लेप्रोस्कोपी के जरिए मैं ट्राई करूंगा पित्ते को निकालने की, लेकिन वो आपके ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को ये बता देते हैं कि हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान ओपन सर्जरी की ज़रूरत पेश आ जाए। तो ये बताते हैं कि मैं कोशिश तो करूंगा लेप्रोस्कोपी के जरिए करने की, लेकिन बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में ओपन सर्जरी भी करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। और ख़ास तौर पर अगर पत्थरी सिस्टिक डक्ट में मौजूद है या कॉमन बाइल डक्ट में चली गई है, फिर तो तरजीहन ओपन सर्जरी ही की जाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पित्ते की पत्थरी और पित्ते की सर्जरी के मुतालिक काफ़ी अहम मालूमात मिल गई होंगी, ऐसे अहम नुकात मिल गए होंगे जिनको सामने रखकर आप अपने मर्ज़ की डॉक्टर के साथ अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप मुझ तक अपने कुछ मज़ीद सवालात पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।